लेकिन सनातन अगर कमजोर हुआ तो संविधान भी नहीं रहेगा। बहुत लोग देखे हुए आप नारा लगाओ थी जय संविधान जय संविधान। अरे संविधान यही बनी आया कि हिंदू बाहुल्य है हिंदू राष्ट्र भारत। जिस दिन भारत हिंदू बाहुल्य नहीं रह जाएगा उस दिन संविधान को फाड़ के कहां फेंक देंगे ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। आज जिस रूप में भारत है वो इसी की वजह से है क्योंकि ये हिंदू बाहुल्य। और जितना आज मुस्लिम हैं ये सब पहले हिंदुए रहे, कौनो अरब से उमर से नहीं आया है। जो आस्था विहीन थे, जो कायर थे, जो लोभी थे, लालची थे, जो निष्ठाहीन थे, वो लोग दबाव में आकर के प्रलोभन में आकर के अपना धर्म परिवर्तन कर लिए। और जो धार्मिक थे, जो वीर थे, जो बलिदानी थे, हम सभी लोग उनकी संतानें हैं। बिल्कुल उन्होंने सही बोला कि जब तक सनातन जिंदा है तब तक मनुस्मृति वाला संविधान भी जिंदा है। जिस दिन सनातन मरेगा उसी दिन मनुस्मृति का संविधान मर जाएगा। जहाँ तक बात है इस देश की संविधान की, जिस देश के संविधान को लिखने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे, बाबा साहब अम्बेडकर उसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखा हुआ जो संविधान है 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में लिखा गया है, वो संविधान कभी नहीं इस देश से जाएगा। नमस्कार, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं जनता संकट, जनता की आवाज़ सबसे पहले। तो आज मैं आज चर्चा करने के लिए आया हूं जिस तरह से योगी जी और उसी समय उत्तर प्रदेश के जो राजा भैया हैं उनको कहा जाता है कि रघुराज प्रताप सिंह। आज मैं उनका बयान आया है, देश में बड़ा चर्चा है कि आखिर राजा भैया कह रहे हैं कि जब तक सनातन है तो संविधान का रक्षा हो रहा है। तो मैं उनसे हमारे साथ आदर्श गौतम है, इनसे समझूंगा कि आखिर ये क्या समझते हैं, क्या वाकई में जब तक सनातन है तब तक ही संविधान है, अगर सनातन नहीं रहे तो संविधान नहीं रहेगा। और दूसरी बयान उन्होंने दिया कि जो मुसलमान बन गए वो असल में देश के कायर थे और हम बहादुर लोग हैं जो आज हिंदू हैं। तो इनसे समझूंगा कि आखिर ये बहादुर तो देश क्यों गुलाम रहा हज़ारों साल तक। आदर्श जी, आप राजा भैया का बयान तो सुना होगा आपने। वो कह रहे हैं कि ये जो संविधान है तब तक जिंदा है जब तक सनातन है, नहीं तो कब इसको फाड़ के फेंक देती। क्या कहेंगे? हाँ, उन्होंने सही बोला कि जब तक सनातन जिंदा है तब तक मनुस्मृति वाला संविधान भी जिंदा है। जिस दिन सनातन मरेगा उसी दिन मनुस्मृति का संविधान मर जाएगा। जहाँ तक बात है इस देश की संविधान की, जिस देश के संविधान को लिखने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे, बाबा साहब अम्बेडकर उसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखा हुआ जो संविधान है 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में लिखा गया है, वो संविधान कभी नहीं इस देश से जाएगा। और भले ही मनुस्मृति की बात कर रहे थे क्योंकि ऐसे मनुवादी लोग हैं। अगर वो भारत के संविधान की बात कर रहे हैं तो समझ जाइए कि जो इस देश का जो मनुवादी वर्ग है, जो इस देश का जो कि संविधान को नहीं मानता है, ऊपर से तो कहता है कि हम संविधान मानते हैं लेकिन अंदर से संविधान नहीं, मनुवादी लोग हैं। ऐसे लोग हर जगह भरे हुए हैं, चाहे आप जुडिशरी में चले जाइए, चाहे आप पॉलिटिक्स में चले जाइए, चाहे सोशलिस्ट में चले जाइए, हर जगह पे ऐसे मनुवादी लोग भरे हुए हैं। ऐसे मनुवादियों की डर और पीड़ा दिखाती है, उनके अंदर की जो डर है ना वो अब जुबान पे आ रही है। आपने देखा होगा ब्रिजभूषण को, जब यूजीसी के मामले में ब्रिजभूषण जाकर के पब्लिक में रो रहा था कि अब मुसलमानों को और क्षत्रियों को सताया जा रहा है। अच्छा, अभी तक तो क्षत्रियों को नहीं सताया जा, क्षत्रियों को सताया जा रहा है। तो ये उनके अंदर का डर है जो दिखा रहा है कि ये लोग कितना डरे हुए हैं और कितने भयभीत है। उनके अंदर से जो अंदर बैठा हुआ था डर, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों के जो उन्होंने जुर्म ज्यादती किया है। आपको एक बात बता दूं, स्वामी विवेकानंद ने बोला है, स्वामी विवेकानंद जी ने बोला कि जिस दिन इस देश का SC ST OBC माइनॉरिटी का लोग है ना, जो दलित समाज के लोग हैं, अगर जिस दिन वो जागरूक हुए, ठीक है, जिस दिन वो जागरूक हुए, जिस दिन वो इस समाज से अपने हक और अधिकार की बात करेंगे और जिस दिन अपना हक छीनेंगे वो लोग, इनको भागने की जगह नहीं मिलेगी, आकाश से लेकर पाताल तक कहीं जमीन नहीं मिलेगी 1 इंच इनको छुपने के लिए। ये वो डर है जो राजा भैया के मुंह से निकल रहे हैं, उनके अंदर डर है। डरे हुए लोग हैं। क्यों डरे हुए लोग हैं? क्योंकि इन्होंने हमेशा से तो शोषण किया। ना तो SC ST OBC समाज के पास ना तो जमीन है, ना उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम है। तो अब ये लोग, चूंकि इनकी संख्या बहुत बड़ी है और इनके पास किनकी संख्या? SC ST OBC माइनॉरिटी की संख्या बहुत बड़ी है और इनके पास सिर्फ एक चीज है, वो है एजुकेशन। शिक्षा के दम पर जब ये जागरूकता फैल रही है, जब लगातार इस सरकार के, मनुवादी सरकार होते हुए भी जब लगातार विरोध प्रदर्शन बढ़ रहे हैं, तो उसके बाद इनका एक डर सामने आ रहा है। और जहाँ तक बोल रहे हैं कि अगर इस देश में संविधान नहीं वो जो सनातन नहीं रहेगा तो संविधान नहीं रहेगा, हम राजा भैया से पूछना चाहते हैं अमेरिका में क्या है? अमेरिका में सनातन है क्या? यूरोप के जितने भी देश हैं 35-36 देश, वहाँ पे सनातन है क्या? अफ्रीका में सनातन है क्या? या किसी नॉर्थ ईस्ट में सनातन है क्या? लेकिन उन जापान में सनातन है क्या? नहीं है ना। किसी भी देश में तो आप नहीं मानते कि सनातन संविधान का रक्षा कर रहा है?
सनातन कर रहा है, मनुवाद का रक्षा कर रहा है। जो मनुस्मृति है, जिसको वे मनुवादी लोग अपने आप को संविधान मानते हैं, जो वो अंधे बाबा है, उनका नाम मेरे को एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है। मध्वाचार्य ने बोला कि मनुस्मृति इस देश का पहला संविधान है, वो मनुस्मृति खत्म हो जाएगा, वो उनका संविधान सनातन नहीं रहेगा तो वो खत्म हो जाएगा। इस देश का संविधान अटल था और अटल रहेगा। और जिस समुदाय की तरफ उन्होंने इशारा किया है कि ये समुदाय के लोग ज्यादा हो जाते हैं, वहाँ पे संविधान नहीं लागू होता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आर्टिकल 370 उसी जम्मू कश्मीर से खत्म किया गया और उस जम्मू कश्मीर में पूर्ण रूप से संविधान आज लागू है। जैसे ही 27 में इनकी सरकार जाएगी, उत्तर प्रदेश में इनको भागने की जगह नहीं मिलेगी। तो बौखलाहट और डर, वो जो चूंकि वोट बैंक SC ST OBC का वोट बैंक सवर्णों के साथ जुड़े, हम एक बार और कमल की सरकार बना सके। अब ऐसा नहीं होने वाला है। युवा जाग चुका है। वो नीट हो, चाहे UGC हो, चाहे वो लेखपाल का एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, वो हर तरीके से भुगत चुका है। अब वो इस चीज से अलग हो गया है कि आप कुछ भी बोलते जाइए, आपके पीछे वो भागते जाएगा। अब वो भेड़ नहीं रहा है SC ST OBC के युवा। राजा भैया को आप डर कर रहे हो? राजा भैया ऐसे शख्स हैं कि उनके खिलाफ कोई चुनाव नहीं लड़ता, आप कह रहे डरने वाले हैं। मैंने देखा है कि वो कितने बड़े शख्स हैं। जब मायावती की सरकार थी तो चू नहीं बोलते थे, उठा के जेल में डाल दिया गया था। और फिर वही बात आ गई ना कि इस बार अखिलेश यादव भी खिलाफ, मायावती भी खिलाफ, और जो एक भावी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, बहुत संभावना है कि चंद्रशेखर बन सकते हैं। चंद्रशेखर अगर बन गए तो फिर राजा भैया का कहा लेते हैं। राजा भैया का डर है और किसी को डर नहीं है, लेकिन राजा भैया का डर दिखा रहा है कि अगर इस देश उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार गई तो ये जेल में गए। अब कुंडा का जो गुंडा था ना, वो जीरो बनेगा। वो कुंडा का जो गुंडा है वो मिट्टी में मिल जाएगा और वो गुंडाई सारी खत्म हो जाएगी। एक हम लोग साफ सुथरी और संवैधानिक सरकार बनाएंगे जो उत्तर प्रदेश में संविधान लागू करेगी, जो नफरत नहीं सिखाएगी, जो हिंदुओं को मुसलमानों से, मुसलमानों को हिंदुओं से, दलितों को सवर्णों से नहीं लड़ाना सिखाएगी। वो संविधान की बात करेगी, न्याय की बात करेगी, समता समानता बंधुता की बात करेगी। ऐसी सरकार जो 2027 में बनने जा रही है, उसका खौफ है इनके अंदर, जो ये बातें बाहर आ रही हैं। सर वो कह रहे हैं कि हम ऐसे बात नहीं कहें, हमारी बात को तोड़ मरोड़ करके आप लोग बता रहे हैं। अच्छा, एक बहुत ट्रेंड चला है, जिसको देखो वो कुछ भी बोल देता है और जब उसकी ट्रोलिंग होने लगती है कहते हैं हमारी बातों को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। अभी आपको बता दें, JNU में जो JNU की VC हैं शांति श्री धुलीपुरी जी, पंडित जी, उन्होंने बोला कि SC ST के लिए उन्होंने बोल दिया कि ये जो ब्लैक्स हैं, दलित हैं, ये विक्टिमहुड प्ले करते हैं। उसके बाद उन्होंने बोला कि मेरी बातों को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट का भी एक जज, अब मैं सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता हूँ, कोर्ट का सम्मान करता हूँ, मेरी आस्था है उसमें, लेकिन उसमें बैठे मनुवादी जज जो घरों में मनुस्मृति पढ़ते हैं और कोर्ट में आकर के उसी मनुस्मृति को लागू करने की कोशिश करते हैं, ऐसे जज जो बयान दे देते हैं कि इस देश के जो बेरोजगार लोग हैं, पढ़े लिखे युवा है, वो कॉकरोच हैं। उसके बाद से कहते हैं कि हमारे शब्दों को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। फिर आपने बोला कि राजा भैया ने बोला कि हमारे शब्दों को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। तो इनका मतलब एक वो चल चुका है, एक वेब चल चुका है कि आप कुछ भी बोल दो, गाली दे दो, अपमान कर दो, उसके बाद से आप बोल दो कि मेरी शब्दों को क्या तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। आपने नहीं बोला है कि इस देश में अगर सनातन नहीं रहेगा तो संविधान नहीं रहेगा। इसमें क्या तोड़ मरोड़ के पेश किया गया? ये सीधी सीधी तो लाइन है, इसका सीधा सीधा अर्थ समझ में आ रहा है हमें, हम पागल नहीं है। ये सर बहादुर कौम है। ये क्या कहते हैं, हिंदू से मुसलमान में भी, जो मुसलमान बन गए, सिख बन गए, जैन बन गए, बौद्ध बन गए, ईसाई बन गए, ये कायर कौम है। ये काफी वीर कौम है। इनकी वीरता सिंधिया ने दिखा दिया है। जो सिंधिया परिवार है उसका इतिहास जाकर के पढ़ लीजिएगा कि ये कितने वीर रहे हैं, कितने युद्ध। राजा भाई अपने जिंदगी में कितना युद्ध लड़े हैं, कितने तलवारबाजी किए हैं, क्या बताइए, कितने युद्ध लड़े हैं? 4-5 युद्ध लड़े हैं कि नहीं लड़े हैं? अरे 0 युद्ध लड़े। सुनिए, पूरा राज करते थे, राजा बनते थे। जो उन्होंने बोला है कि ऐसी जो भी दूसरे लोग तलवार के दम पे सलवार पहन लिए, जो बदल गए वो कायर हैं, तो क्यों बदले? जब आप शोषण करोगे, जब उनके साथ ज्यादती करोगे, आप उनके पीड़ा करोगे, और जब एक ऐसा धर्म बगल में ही खड़ा रहेगा कि आपका वेलकम कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति मस्जिद के पहली कतार में गरीब है, अगर नमाज पढ़ रहा है, कोई अमीर व्यक्ति आ गया अगर उसके पीछे, तो उसको हटाएगा नहीं, उसके पीछे ही खड़ा रहेगा और उसके पीछे से ही नमाज पढ़ेगा। अगर ऐसी सामाजिक व्यवस्था वाली अगर कोई धर्म आती है तो उसको क्यों नहीं अपनाएंगे लोग? इस्लाम अपनाने वाले लोग प्रगतिशील सोच के थे, वो छुआछूत भेदभाव को मिटाने वाले लोग थे, वो जातिवादी मानसिकता के लोग नहीं थे। असली सच्चे बहादुर वही लोग थे जो मुसलमान बन गए। यहाँ पे राजा भैया किस चीज की बात करते हैं कि वो कायर लोग थे, इन्होंने क्या पाकिस्तान से जाकर के युद्ध लड़ा है? अगर खोज होने लग जाए ना तो इनके ऐसे ऐसे रिश्ते मिलते हैं, इनके ऐसे जिन मुसलमानों की बात कर रहे हैं, RSS में जाकर के देखिए, हिंदुओं को जाकर के देखिए, बड़े बड़े नेताओं की बेटियां उन मुसलमानों के घरों में ब्याही गई हैं। ये इनका दोहरा और डबल स्टैंडर्ड है जो राजा भैया जी। मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर ये आप उनके गुलाब, ऐसा लग रहा है नहीं, आप सवाल तो ऐसा लग रहा है कि आप उन्हीं से पैसा लेकर आए हो, उन्हीं की फंडिंग लेकर आए हो, सिर्फ राजा भैया करे जा रहे हैं। नहीं, राजा भैया के नाम से जाने जाते हैं। राजा भैया इस देश में कोई राजा नहीं है। इस देश में जब से संविधान लागू हुआ है ना, कोई राजा
नहीं है। हाँ, इस देश में कोई प्रजा भी नहीं है। इस देश में सब नागरिक है, संविधान है, संवैधानिक तंत्र से सब चलता है। कोई राजा भैया नहीं है, कोई प्रजा भैया नहीं है। क्या राजा भैया लगा रखे हुआ? उसका नाम है रघुराज प्रताप सिंह, जो एक विधायक है मामूली सा। जैसे 403 विधायक है उत्तर प्रदेश में, से एक विधायक है। अब इसके पीछे राजा भैया क्या है? राजा नहीं, मैं कह रहा हूं, क्या है राजा? अरे सवाल तो ले लो, अपने दम पे एक सांसद ही नहीं। मेरा सवाल ले लो। मैं कह रहा हूँ कि अगर इतने बहादुर थे तो हजारों साल तक गुलाम क्यों रहा देश? ये सवाल तो आप राजा भैया से पूछना चाहिए ना, जो राजा भैया से फंडिंग लेकर के आए हो, कि आप इतने बड़े अगर वीर थे, इतनी तलवारें आपकी बजती थी, आपने मुसलमानों के डर से आपने उन तलवारों के दम से तलवार नहीं पहना, तो क्यों आप गुलाम रहे? आप गुलाम रहे गुलामों के, जो ऐबक वंश था, उसके बाद से खिलजियों के, तुगलकों के, मुगलों के, अंग्रेजों के, सबके तो गुलामी रहे हो, और आज भी आप गुलाम हो। मैं एक तो क्यों गुलाम रहे? अगर इतने वीर हो तो क्यों गुलाम हो, बताओ। मैं ये कह रहा हूँ कि आज इतना देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। अगर जो कोर्ट करा है कि ये जो बेरोजगार है, कहीं जा रहा है, कोई वकीली कर रहा है, कोई यूट्यूबर बन रहा है, हाँ। ये कॉकरोच है, कीड़े मकोड़े, ये कहना उचित है? अब वही बात हुआ कि वो कहते हैं ना कि जब एक बार अगर चेहरा, वो गालिब का शायर है कि धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। वही बात है कि जो आदमी खुद कोलोजियम सिस्टम से आया है, आज हम जस्टिस चंद्रचूड़ को चैलेंज करते हैं। अगर आज वो एसएससी सीजीएल के एग्जाम में बैठे हैं, उन युवाओं के साथ अगर एसएससी सीजीएल क्वालिफाई कर जाएंगे, वो जो बोलेंगे हम कर जाएंगे। आज उनसे एसएससी सीजीएल का एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। जो जज बनकर के बैठे हैं यहाँ पे, जो ब्राह्मणों का एक बनियों का जो एक नेक्सस चल रहा है कोर्ट में, वहाँ उनका दबदबा जो चल रहा है, उस दबदबे की वजह से, उस सोर्स पानी की वजह से तेल लगा करके कोई कुछ भी बन जाए, उसके बाद से दूसरे के ऊपर वो बोले कि ये बेरोजगार है, पढ़ता नहीं। आप आइए माननीय माय लॉर्ड, आप आइए, एसएससी सीजीएल का एग्जाम क्वालिफाई करके अगर आप दिखा दिए तो आप जो बोलेंगे वो हम करेंगे। गलत क्या करें? एक मिनट, आपसे एसएससी सीजीएल का एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा जज साहब। आप जो बच्चों को बोल रहे हैं ना कॉकरोच हैं, आप कॉकरोच पैरासाइट बोल रहे हैं, तो हम हैं पैरासाइट। हम पैरासाइट थे नहीं, आपने और आपकी नीतियों ने, मोदी सरकार की नीतियों ने हमें पैरासाइट बना दिया। हम परजीवी हो गए हैं। आज हम दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल है आपकी नीतियों की वजह से। हम आज अपनी नीतियों की वजह से नहीं, हम जितना काम करते हैं ना, उतना काम सीजीआई नहीं कर पाएंगे। आज उतना काम जस्टिस चंद्रचूड़ नहीं कर पाएंगे। हमारा कोर्ट में बहुत सम्मान है, आस्था है, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने ऐसी बातें कर दी है कि उन्होंने बोला है कि हम कॉकरोच हैं, हम पैरासाइट। हाँ, हम हैं पैरासाइट, हम हैं परजीवी, हम माँ बाप के टुकड़े पे पल रहे हैं। क्या करें? एक ही तो जन्म मिलता है, इस जन्म में भी आपने बेरोजगार कर दिया, आपकी नीतियों ने हमें बेरोजगार कर दिया। कहाँ जाए हम लोग? इस देश में अगर हम कहीं जाते हैं, इजराइल में वार चल रहा है, आप वार में बोल रहे हो कि जाकर के वहाँ पे इतनी देश की स्थिति खराब होगी, तो वहाँ पे लोगों को रोजगार में भेजा जा रहा है। अरे करें, नौकरी की कमी नहीं है, नौकरी की कमी नहीं है, नौकरी करने आपके अंदर योग्यता कमी है। नौकरी की कमी नहीं है तो आए एसएससी का एग्जाम क्वालिफाई करके दिखाएं। और मैं आपको बता दूं, अगर नौकरी की कमी नहीं है, इस देश की आबादी का सिर्फ 1% हिस्सा सरकारी नौकरी में है। जो आलसी है ना, जो कायर है, वो उन्हीं के पास नौकरी नहीं है। 1% हिस्सा सरकारी नौकरी में है। इस देश में 30 करोड़ के करीब में 30-35 करोड़ लगभग युवा बेरोजगार घूम रहा है। तो क्यों नहीं नौकरियां दे रहे हैं आप? जो रेलवे में वैकेंसीज खाली हैं उसको क्यों नहीं भर रहे हैं? एक अगर व्यक्ति को कुछ हो जाए, कोर्ट सुमोटो कर लेता है, कोर्ट कहता है स्वतः संज्ञान ले लेते हैं, कोर्ट कुत्ता पकड़ने में लगा हुआ है। माइलॉर्ड कर रहे हैं कि दिल्ली की गलियों में कुत्ता पकड़ो, और जो युवा बेरोजगार घूम रहा है उसको ऐसे ही छोड़ दो, उसको पैरासाइट बोल दो, कॉकरोच बोल दो। इनको सबसे ज्यादा दिक्कत पता है कैसे हुआ है? ये मोदी सरकार जो है, एक मनुवादी तंत्र जो लगातार आरटीआई को कमजोर कर रहा है, और आरटीआई से जब इनको जवाब मांगा जाता है ना, तो जवाब देते नहीं है। जैसे कि अभी यूजीसी के मामले में जब हमने बोला कि आईआईटी का डाटा दीजिए, कितने एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं, तो आईआईटी वालों ने नकार दिया कि हमारे पास कोई डाटा है, नो डाटा। उसी तरह से जब सोशल मीडिया पे जब चूंकि अब ये वीडियोज आने लगे हैं सुनवाई के, तो उसमें जनता भी देखती है कि कौन सा जज पक्षपात करता है, कौन सा जज पक्षपात नहीं करता है। ये डर है इनका। अरे सवाल तो ले लो, जस्टिस चंद्रचूड़ ने डर ऐसा बोल दिया ना सर, दिल पे लगा है। अरे मैं कह रहा हूँ, वो आपको नहीं बोला है, किसको बोला? आपको नहीं बोला, वो करें कि जो फर्जी वकील है ना, उनके लिए बोला है। ये अब फिर वही बात आपने कर दिया कि ये गाली दे देते हैं, उसके बाद ये बोलते हैं कि हमारी बातों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता। बाद में उन्होंने सफाई दिया कि अगर फर्जी वकील है तो क्या करे थे? झाल मुड़ी खा रहे थे? क्या करते? लहंगा चुन्नी पहन के बैठ गए कोर्ट में, क्या कर रहे हैं? उन वकीलों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? आपके एक इशारे पर कार्रवाई हो जानी चाहिए, उनके घरों में ईडी सीबीआई चली जानी चाहिए, जांच हो जानी चाहिए। अभी तक क्यों नहीं कुछ हुआ? उन वकीलों के ऊपर क्यों नहीं कुछ कार्रवाई हो रही है? आपने देख सुना कि कार्रवाई हुई है? कार्रवाई नहीं हुई ना। गलत क्या बोला उन्होंने? कहा कि फर्जी वकील है, जांच होनी चाहिए। उन्होंने बोला कि फर्जी वकील जांच होनी चाहिए। जांच हुई? जांच होनी चाहिए। नहीं, जांच हुई। कौन करेगा जांच? हम करेंगे जांच। तो आप बताओ, सीबीआई जांच होनी, सीबीआई जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जो कॉकरोच है वो करेगा जांच, जो पैरासाइट है वो जांच करेगा। कौन जांच करेगा? माइलॉर्ड बोले हैं तो माइलॉर्ड के कहने पर अब तक माइलॉर्ड अगर कोई कमेंट विपक्ष के नेता पर कर देते, ईडी सीबीआई उनके घर पहुंच जाती है, टांग करके लेकर के चली जाती। लेकिन अभी तक जो वकीलों के ऊपर बोला गया है, ये वही वाली बात है। देखिए पत्रकार महोदय, ये वही वाली बात है। मोदी सरकार और केचुआ जो चुनाव आयोग, वो बोलता था कि रोहिंग्या 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 रोहिंग्या, बांग्लादेशी 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 बांग्लादेशी। और जब बंगाल में वो जो एनआरसी हुआ, चाहे वो असम
असम में एनआरसी हुआ, कितने रोहिंग्या भगाए गए, कितने बांग्लादेशी भगाए गए, बताइए। बंगाल से, बिहार से, चाहे असम से कितने लोग भगाए गए? नहीं भगाए गए ना। इसी तरह से बोला है कि चूंकि उन वकीलों का पक्ष इतना मजबूत होता है कि वो लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, इसकी वजह से इनको बोलते हैं कि तुम फर्जी हो। चूंकि ये उनके जवाब नहीं दे पाते हैं, एक ब्राह्मणिकल जो तंत्र है उसको नेक्सस बना करके वो दबाया हुआ है, और वो वकील जो है उसको तोड़ते हैं, उससे संविधान को देखते हैं कि अच्छा संविधान तो इसको तोड़ रहा है। वो अपने संवैधानिक दायरे में रहकर जब बहस करते हैं, इनके पास जवाब नहीं होता है, तो जब जवाब नहीं होता तो इनको फर्जी बोल देते हैं। वो फर्जी नहीं है, असल फर्जी वो कोलोजियम सिस्टम है, जो फर्जी तरीके से एक अयोग्य व्यक्ति जो इस देश की संविधान में आस्था रखनी चाहिए, वह व्यक्ति जाता है धीरेन्द्र शास्त्री जैसा मूर्ख व्यक्ति के पास जो कक्षा 10वीं का एग्जाम पास नहीं किया है, वहां जाता है। और वहां जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट का टॉप का जज वहां जाता है, कहता है कि हम बौद्ध है, उसके चरणों में वो जाता नहीं है, अपनी बेबी और बच्चों को लेकर जाता है। ऐसे अयोग्य लोग जो है कि जुडिशरी में बैठे हुए हैं, इसलिए ये दूसरे को कमजोर, अपने आप को सुपीरियर साबित करने के लिए दूसरे को कमजोर पढ़ते हैं बच्चे जो नौकरी नहीं पाते हैं, वो पैरासाइट है। मैं ये कह रहा हूँ, तो आप नमाज की बात आ गई, मुसलमान की बात आएगी, तो योगी ने तो टाइट कर दिया ना मुसलमानों को कि आप सड़क पर आप नमाज नहीं पढ़ोगे, अगर तुम्हारी संख्या है तो सिर्फ उसमें पढ़ो, लेकिन बाहर मत पढ़ो। गलत क्या बोला? सही है भाई, कोतवाल से डर का है, बात का वही बात है। अब वो पद पे बैठे हैं मुख्यमंत्री, इतने कायर और डरपोक हैं योगी जी कि वो अपने ऊपर लगे हुए केसेस को खुद अपने हाथों से उठाया है, अपने हाथों से वो केसेस हटाए हैं, और दूसरे को कहते हैं कि हम टाइट कर देंगे। इतने एक रेसिस्ट व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया गया है। कैराना के लोगों को कहते हैं कि हम डेंटिंग पेंटिंग करके सही कर देंगे। यह एक संवैधानिक भाषा नहीं है मुख्यमंत्री की, जो बोलते हैं कि हम डेंटिंग पेंटिंग करके सही कर देंगे, या हम उनको हम उनको टाइट कर देंगे। अगर आपको टाइट करना है तो ये जो हुड़दंग मचता है कांवड़ के नाम पे, ये 2 महीना तक हुड़दंग मचता रहता है, पूरे रोड जाम हो जाते हैं, उस रोड उसको भी खाली करवाइए। जो रैलियां निकाल दी जाती हैं और मस्जिद के सामने जाकर के भद्दी भद्दी गालियां दी जाती हैं, इस पर तो बाकायदा एक किताब पब्लिश हुई है। उस रैलियों को, उस मॉब को आप कंट्रोल करिए। मस्जिद में लोग शांति से जाते हैं। गलत क्या कहा बोला? गलत क्या बोला? यही कहा कि आप रोड पर नहीं नमाज पढ़ो। बिल्कुल गलत क्या बोला? रोड पे किसी को नमाज पढ़ने की, पूजा करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। मेरा कहना यह है कि आप पक्षपात क्यों कर रहे हो? आप सिर्फ मुसलमानों की टाइट कर रहे हो, पता नहीं क्यों। जो मनवादी लोग हैं उनका घोड़ी से और मुसलमानों से क्या रिश्ता है कि घोड़ी पर कोई दलित चढ़ गया तो उनको दिक्कत हो जाती है, कोई अगर मुसलमान दिख गया उनसे उनको दिक्कत। घोड़ी से मुसलमान से दिक्कत क्या है, पहले यह बात वो लोग क्लियर करें कि आखिर उनको प्रॉब्लम क्या है, कहाँ दर्द होता है उनको देखने। अरे कानून व्यवस्था है, पालन करेंगे नहीं? इससे कानून व्यवस्था बिगड़ेगा नहीं? पालन करेंगे तो एक तरफा पालन नहीं होना चाहिए ना, पक्षपात नहीं होना चाहिए। अगर आप नमाज पे रोक लगा रहे हो तो आप वो जो मूर्ति पूजा है, जो अभी दशहरा आएगा आप देखना। अरे आप नमाज पढ़ते हो क्या? आपको कितना दर्द हो रहा है? दर्द हमें नहीं हो रहा है, हम संवैधानिक बात कर रहे हैं। दर्द तो उन्हें हो रहा है जो कांवड़े लेकर के जाते हैं और एक दूसरे वर्ग को कह रहे हैं कि तुम नमाज मत पढ़ो। हम कहते हैं कि नमाज पढ़ना तब तक जाया जाए जब तक एक कांवड़ और मूर्ति पूजा जो है कि जायज है, जब तक चले। हम कहते हैं कि सबको बंद करो ना, सिर्फ एक चीज को क्यों बंद करते हो? तो आप कंवरिया जाते हैं, वहाँ पे हुड़दंग मचाते हैं, गांजा पीते हैं, ड्रग लेते हैं, नशेड़ी होते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर फूल बरसाते हो। जो शांति से अपने घरों में नमाज पढ़ने जाता है, जो शांति से अपने घरों में, अपने मस्जिद में नमाज पढ़ करके चला आता है, वो उसके ऊपर आप कहते हो कि हम इनको टाइट कर देंगे, उनको लातों से मारते हो। ये याद रखिए। सड़क पे नमाज पढ़ना मना करा उन्होंने, घर में पढ़ने के लिए नहीं मना करा। हाँ, तो वो भी सड़क पे कांवड़ निकालना बंद कर दे, वो भी सड़क पे जो है कि मूर्ति पूजा रखना बंद कर दे, वो भी दुर्गा पूजा अपने घर में करे, कांवड़ अपने घर में लेकर के रखें। ये देश में तानाशाही नहीं चलेगी। 27 में वो जा रहे हैं ना, इसका हिसाब किया जाएगा, जो भी संवैधानिक तरीके से हिसाब होगा वो हिसाब किया जाएगा। ऐसे जो उपद्रवी मानसिकता के जो लोग हैं, चाहे मुख्यमंत्री पद तक क्यों न पहुंच गए हैं, कार्रवाई होगी, उचित कार्रवाई होगी। कि जब आप बोल रहे हो कि सड़क पे नमाज नहीं पढ़ेंगे, तो सड़क पे आप कांवड़ भी मत निकालने दो, सड़क पे आप दुर्गा पूजा की भी मूर्ति मत रखने दो, लक्ष्मी पूजा की भी, जो भी पूजा होती है, गणेश चतुर्थी बंद करो महाराष्ट्र में जाकर के। सड़क पे आप सारा काम आप करो तो लाश लीला, दूसरा कोई करे तो करे क्या ढीला, ये नहीं चलने वाला है। अभी तो ये भी आया है ना सामने कि बाबा साहब की जब झांकी निकलते तो वहाँ डीजे बजता है, उससे प्रदूषण, आवाज प्रदूषण बढ़ता है, इसलिए डीजे नहीं बजने चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर की जितने भी कार्यक्रम होते हैं, 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, 3 दिन पहले, 1 सप्ताह पहले परमिशन लिया जाता है ऑल ओवर इंडिया। अगर डीजे बजना मना है कि जो वायु प्रदूषण होता है, तो कौन रोकता है? वो बना क्यों नहीं कर देते हैं? यही बात बोले हैं। यही बात बोले। आपके जैसे लोग पत्रकारिता में रहेंगे ना, तो देश की पत्रकारिता गर्त में चली गई है, अब और गर्त में जाएगी, पतालोक में चली जाएगी। आप अम्बेडकर जयंती चंद से लोग हैं मनाते हैं, आपको छाती में दर्द हो जाता है। मुसलमान अगर नमाज पढ़ते तो डीजे बजाना तो करना कोई ठीक है। अरे तो डीजे नवरात्रि में क्यों बजाया जाता है? डीजे आप कांवड़ में क्यों बजाते हो? आप ट्रॉली पे ट्रक पर लाद करके डीजे ले जाते हो, वो क्या है? आप जो दुर्गा पूजा के जो मूर्ति विसर्जन होता है उसमें इतने सारे डीजे लेकर के जाते हो, बाजे लेकर के जाते हो, आप नाचते हुए जाते हो, वो क्या है? आप होली मत सड़क पे खेलो, अपने घर में होली खेलो, ऐसे रंग लगा के अपने घर में ही रह जाओ। ये अपने त्योहार पे पहले कंट्रोल करो ना, अपना मुंह देखे नहीं चलेगा, दूसरे की कमियां। एक लास्ट सवाल आपसे, बंगाल में चुनाव हुआ, वहाँ बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बना ली। कहा जा रहा है कि वो जीत जो है बीजेपी ने, हिंदू की जीत हुई है, वो जीत जो है उत्तर प्रदेश में असर करेगा?
वो जीत केचुआ की हुई है, केंद्रीय चुनाव आयोग। वह जीत ज्ञानेशु की हुई है, ज्ञानेश कुमार की। वह जीत हिंदुत्व की जीत नहीं है, वह जीत बीजेपी की जीत नहीं है। वह जीत इस देश के लोकतंत्र की हत्या है, संविधान की हत्या है। बंगाल में संविधान हारा है, बंगाल में लोकतंत्र हारा है, बंगाल में पैरामिलिट्री और चुनाव आयोग के छाती पर पैर रखते तो वहाँ पे सत्ता में सरकार आई है। इस होने देंगे हम लोग? यूपी में नहीं होने देंगे जी। यूपी में इनके दादागिरी करोगे? दादागिरी करोगे? दांत खट्टे कर देंगे। दादागिरी करोगे? यूपी में संविधान चलेगा। यूपी में ममता जी नहीं है हाँ कि हम लोग चुनाव लड़ लेंगे। अगर हमें लगेगी गड़बड़ी तो हम बाइकआउट करेंगे, पूरे विपक्ष के साथ हम बाइकआउट करेंगे, हम नहीं चुनाव में जाएंगे। और जहाँ तक बात है इनकी गुंडागर्दी की तो हम देख लेंगे इनकी गुंडागर्दी होती यूपी में। यूपी में नहीं चलने देंगे। यूपी में बाबा जा रहे हैं 27 में। हाँ, गोरखपुर जाएंगे। इतना बड़ा घंटा है, वो घंटा खरीदा गया है, अब वो घंटा बजाएंगे। यूपी में मुझे अगर मैं सच बताऊं तो मुझे गठबंधन की सरकार बनती विपक्ष की तरफ से नजर आ रही है। हालांकि गठबंधन होगा चुनाव के बाद, लेकिन यह तय है कि योगी आदित्यनाथ चले जाएंगे। अभी तक जहाँ तक बात है विजय थालापति की, तो विजय अभी कोई यूपी में दिख नहीं रहा है। थोड़ी चंद्रशेखर जी की है, लेकिन चूंकि जो 40 लोकसभाओं का सीट है तमिलनाडु, भारत उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है। उत्तर प्रदेश अपने आप में एक देश है, पूरे दिल्ली से लेकर के बिहार तक इतना लंबा चौड़ा स्टेट है, सबसे ज्यादा आबादी है। तो यहाँ पर मुश्किल है, लेकिन बहुत बड़ा चेंज आने जा रहा है। एक संवैधानिक सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में तानाशाही खत्म होगी। जो तानाशाही कहती है कि तुम मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते हो, तुम सड़क पे नमाज नहीं पढ़ सकते हो, लेकिन हम सड़क पे डीजे बजाएंगे, हम सड़क पे कांवड़ निकालेंगे, हम सड़क पे गांजा पियेंगे और हम सड़क पे उपद्रव मचाएंगे। तुम कुछ नहीं कर सकते हो क्योंकि सड़क तुम्हारा नहीं है, उनके हिसाब से। क्या राहुल गांधी के भाषण में और आचरण में कोई अंतर दिखता कि बराबर है? राहुल गांधी के भाषण में अंतर तो दिख रहा है, लेकिन यूपी में प्रभाव नहीं है उनका। हाँ, यूपी में राहुल गांधी नहीं है। वो तो उनकी 4-5 सीटें निकल गई कि वो सपा के साथ गठबंधन में थे। अदरवाइज कांग्रेस का कोई वहाँ पे अच्छा, कांग्रेस अगर जाएगी भी तो समझिएगा, कांग्रेस अगर गई उत्तर प्रदेश में तो वो वहाँ की विपक्ष की पार्टियों को हराएगी और बीजेपी को जिताने का काम करेगी, एक वोट कटवा पार्टी के तौर पे। हालांकि उसका उतना कोई वर्चस्व नहीं है, लेकिन अगर गई तो वोट कटवा पार्टी के तौर पे काम करेगी। इसको कैसे दे रहे हो कि राजेंद्र पाल गौतम बहन जी से मिलने गए, बहन जी देखो मिलती नहीं किसी से? राजेंद्र पाल गौतम मैं क्या बोलूँ, वो मूर्खता का परिचय दे रहे हैं। बिना एप्लीकेशन दिए। अरे वो मंत्री थे भाई। मंत्री थे तो क्या करेंगे, किसी के घर में आधी रात को घुस जाएंगे? वो भी तो मंत्री थे ना। वो भी मंत्री से ज्यादा मूर्ख, बीजेपी से ज्यादा मूर्ख कांग्रेस वाले। अरे भाई मंत्री थे, वो उनके घर पे सब मिलने आते थे ना। अगर मंत्री तो किसी के घर में घुस जाएंगे? नहीं, उनके घर में लोग बिना अपॉइंटमेंट के आते थे मिलने के लिए। घर में आते होंगे, उनका घर खुला खेल फरुखाबादी चलता होगा, वहाँ पे नहीं चलता है। नियम कानून होता है। आप किसी भी अगर एक नॉर्मल से सांसद से मिलने जाओगे तो वहाँ पे प्रोटोकॉल होता है, आप उस प्रोटोकॉल को फॉलो करो, अपॉइंटमेंट ले लो, फिर जाओ। अब माया बहन जी तो 4 बार मुख्यमंत्री नहीं, तो बिना अपॉइंटमेंट के जाओगे तो गेट से लौटाएंगे। गेट से लौटाने नहीं गया है, अब गलत नैरेटिव मत दीजिए। वो बोला गया है कि आप मोबाइल नंबर, अपना परिचय यहाँ पे नोट करा दीजिए और समय मिलने पर हम वापस आपको बुलाया जाएगा। लेकिन ऐसे कांग्रेस में जो मूर्ख प्राणी भरे हुए हैं, यही लोग कांग्रेस के लेके डूब रहे हैं। चलो धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं आदर्श गौतम की कड़ी सवाल पूछा, आप इनके जवाब और हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। मैं मेवालाल, धन्यवाद।